हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। आई एम शर्मिला और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का फर्स्ट लेसन, द लिविंग वर्ल्ड। ओके, बहुत ही छोटा सा लेसन है बट कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आने की पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है, बोर्ड एग्जाम में भी, नीट एग्जाम में भी। लिविंग वर्ल्ड, फर्स्टली जब हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था 10th क्लास में, थोड़ा सा रिलेटेड टू योर इकोसिस्टम हो चुका है बेटा, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम के दो फैक्टर्स आते हैं, आपको पता है, एक होता है बायोटिक फैक्टर्स और एक होता है अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स को ही हम लिविंग थिंग बोलते हैं एंड अबायोटिक फैक्टर्स को हम नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं। तो अबायोटिक फैक्टर्स में आपका विंड, सनलाइट, वाटर, एयर ये कंपोनेंट आते हैं और लिविंग फैक्टर में योर प्लांट्स एंड एनिमल्स ये कंपोनेंट आते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करना है, मीन्स ऑब्वियसली प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में बात करना है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लांट और एनिमल्स की क्या कैटेगरी मिलती है और कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, सो सॉरी, लिविंग वर्ल्ड रिलेटेड टू योर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, सो कोई भी प्लांट या एनिमल लिविंग है, ये किस कैरेक्टरिस्टिक से शो होता है? कौन से प्लांट और एनिमल और प्लांट का कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें प्रूफ देता है कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है? ओके, सो क्या बोलेंगे हम डेफिनेशन, इन शॉर्ट द डेफिनेशन ऑफ लाइफ क्या बोलेंगे बेटा? लाइफ इज अ यूनिक complex organization of molecules that express itself through chemical reaction. लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, किसके बॉडी का? प्लांट एंड एनिमल बॉडी का, ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि बॉडी किससे बनी है आपकी? एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बनी है, दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन बिकॉज लॉट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी एंड एक्चुअली दैट केमिकल रिएक्शंस आर हेल्पफुल फॉर देयर लिविंग पर्पज। उसके लिविंग रहने के लिए उसको एक्टिविटी करनी रहती है बॉडी की एंड फॉर दैट एक्टिविटी ऑल दैट केमिकल रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट। ओके, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? ओके, हमने डेफिनेशन तो कर दी, पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए जिसके थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि दैट ऑर्गेनिज्म शुड बी लिविंग और नॉट। ओके, सो फर्स्ट है डेफिनाइट शेप एंड साइज। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया बेटा, डेफिनाइट शेप एंड साइज, मीन्स एक फिक्स्ड, एक प्रॉपर शेप होना चाहिए। यहाँ पे फिक्स्ड बोला ये वर्ड मैंने, बट कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए वो आपका एप्लीकेबल नहीं। जैसे अगर हम अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा का कोई फिक्स्ड सरफेस नहीं होता, शेप नहीं होता। WBCs की बात करेंगे तो WBCs का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव अ डेफिनाइट शेप एंड साइज। अब हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज है, वो हम लाइफ टाइम चेंज तो नहीं करेंगे ना। हमारे बॉडी का जो शेप है, साइज है, शेप एंड साइज मीन्स रिलेटेड टू योर ऑल ओवर द बॉडी सरफेस, जैसा दिखाई देता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी प्लांट का जो बॉडी सरफेस दिखाई देता है तो वो डेफिनेट शेप एंड साइज उनके पास होता है। ये एक उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कांस्टेंट बोल सकते हैं हम, है ना। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मींस आर द किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिफरेंशिएट हो गई है स्मॉलर यूनिट्स एंड सब यूनिट्स में। डिफरेंशिएट हो गई मींस अगर सपोज हमें किसी चीज़ को बोलना है मैटर, मैटर ये आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड वर्ड है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। ये हम वर्ड बोलते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, मीन्स हर चीज़ आपकी एटम से बनी है। तो एटम क्या हो गया बेटा? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर। वैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ये हमने आई थिंक सो 9th क्लास में था आपको, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिर चाहे वो प्लांट हो फिर चाहे वो एनिमल्स हो। ग्रुप ऑफ द सेल क्रिएट द टिश्यू, ग्रुप ऑफ द टिश्यू प्रिपेयर द ऑर्गन, ग्रुप ऑफ द ऑर्गन प्रिपेयर द ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म इज प्रिपेयर्ड। बट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो एक ही सेल के अंदर आपका प्रॉपर वर्किंग हो रहा है। बट ये जो कैटेगरीज बन रही है यूनिट एंड सब यूनिट को प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस करने की, सो ऑर्डर में प्लेस करने की जो एबिलिटी है दैट वी कॉल द ऑर्गेनाइजेशन, दैट वी कॉल द ऑर्गेनाइजेशन। तो सपोज आपका जो इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट के जो ग्रुप्स है बेटा, उसको हमने डिवाइड किया था सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मींस कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सिर्फ सेल ही डेवलप हुई एंड देयर ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय दैट सेल, तो उसे हम बोलते हैं सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन और सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में टिश्यू डेवलप हुए एंड टिश्यू के द्वारा उस बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, सभी चीज़ें वर्क हो रही है, तो दैट ऑर्गेनाइजेशन वी कॉल द टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। देन सिमिलरली ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनली द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन बीइंग में कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? हमारे बॉडी में कैसा ऑर्गेनाइजेशन है बेटा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स हमारी बॉडी में नंबर ऑफ द सेल से टिश्यू बना, ग्रुप ऑफ द टिश्यू से ऑर्गन बना, ग्रुप ऑफ द ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना एंड नंबर ऑफ द ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट ह्यूमन बीइंग की बॉडी बनी। तो ऑर्गेनाइजेशन करना, डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन होना, ये भी एक लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ग्रोथ को अगर हम बोलेंगे तो ग्रोथ इज इंक्रीज इन बायोमास
and weight of that organism, increase in dry weight or biomass of that organism. and here growth से related अगर word use होता है तो यहाँ पे internal growth आपका आएगा इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेटा इंटरनल ग्रोथ हो रही है, तो इंटरनल ग्रोथ हो रही है मतलब नंबर ऑफ द सेल्स बढ़ रही है, नंबर ऑफ द टिश्यूज बढ़ रही है, नंबर ऑफ द सेल का कंटेंट जो है, सेल के अंदर जो भी कंटेंट है आपका ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, उसका कंटेंट बढ़ रहा है, तो वो कंसेप्ट आपका ग्रोथ से आता है। अगर हम लिविंग की बीइंग की बात करते हैं तो सपोज ये लिविंग बीइंग पहले ऐसा था, अब ये आपका इतनी ग्रोथ उसने कर ली, तो ये उसकी लेंथ भी बढ़ गई, उसकी थिकनेस भी बढ़ गई, चौड़ाई भी बढ़ गई, तो ये कंसेप्ट आपका ग्रोथ कहलाता है। वैसे देखा जाए तो अबायोटिक फैक्टर्स में भी अगर नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स आपके गैदर होते गए, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि सपोज सैंड का रेगिस्तान के अंदर डेजर्ट एरिया में सैंड का एक एरिया है और वहाँ पे नंबर ऑफ द सैंड आपकी जुड़ती गई, इंक्रीज होती गई उस पर्टिकुलर पीस के ऊपर या एरिया के ऊपर, तो सैंड का साइज भी उस छोटा सा माउंटेन उसका साइज भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। बट ये ग्रोथ नहीं कहलाएगी बेटा, ये ग्रोथ नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये तो उसके ऊपर एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल्स हो गया जिसकी वजह से उसका साइज इंक्रीज हो गया। यहाँ पे एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, सेल इनराजमेंट हो रहा है। तो ग्रोथ को हम यहाँ पे कैसे बताएंगे? ग्रोथ को क्या बोलेंगे? कितने प्रकार की ग्रोथ होगी, मतलब क्या होगा, टाइप क्या होगा ग्रोथ का? एक तो ग्रोथ हो रही है मीन सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन का टाइप कौन सा है? माइटोसिस है, मियोसिस है। बट मियोसिस में क्या है, गमीट फॉर्मेशन के दौरान होता है, एक्चुअल जो बॉडी का मास इंक्रीज होता है दैट इज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस की वजह से। देन है सेल इनलार्जमेंट, सेल इनलार्जमेंट है, तो बेटा पहले ये छोटी सेल थी, अब सेल बड़ी हो गई तो सेल में इनलार्जमेंट आ गया। एंड देन है सेल प्रोटोप्लाज्म इंक्रीजेस, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीजेस। क्या है सेल प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट द साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। तो एक्चुअल साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म में जहाँ पे सेल के ऑर्गेनल्स लोकेटेड है तो उसका कंटेंट सेल के अंदर बड़ा है। पहली सेल छोटी थी तो उसमें सब 50-50 चीज़ें थी, 50-50 मीन्स 50 माइटोकॉन्ड्रिया, 50 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 50 गोल्गी बॉडीज, 50 लाइसोसोम, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। अब सेल बड़ी हो गई, इनलार्ज हो गई तो 100 हो गया, डबल हो गया सब चीज़ें, तो ये प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज हो गया है ना। तो ग्रोथ हो रही है, एक्चुअली इंटरनल ग्रोथ हो रही है ऑर्गेनिज्म की, और इंटरनल ग्रोथ की वजह से क्या हो रहा है बेटा, उसका बायोमास इंक्रीज हो रहा है, उसका हाइट इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये कंडीशन कहलाती है ग्रोथ। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट हो रहा है मीन्स क्या हो रहा है ऑर्गेनिज्म के बॉडी में? डेवलपमेंट इज द सक्सेसिव चेंजेस, सक्सेसिव चेंजेस, और हम बोलेंगे सम ऑफ द टोटल चेंजेस। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टोटल चेंजेस occurs in organism, सम ऑफ टोटल चेंजेस ऑकर्स इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बॉडी में जो टोटल चेंजेस हो रही है उनकी प्लस को, इनकी सम को हम बोलेंगे डेवलपमेंट, उसकी सम को हम बोलेंगे डेवलपमेंट। और ग्रोथ का यहाँ पे हम इन शॉर्ट ग्रोथ को ये बोल सकते हैं कि ग्रोथ इज द परमानेंट इरिवर्सिबल चेंजेस ऑकर्स इन ऑर्गेनिज्म। परमानेंट है और इरिवर्सिबल है, चेंज नहीं कर सकते, एक बार से डिवाइड हो गई तो हम इसको फिर से गैदर नहीं कर सकते। ऑकर्स इन अर ऑर्गेनिज्म। ओके, प्लांट की बात अगर हम करेंगे बेटा तो प्लांट बॉडी में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है थ्रू आउट द लाइफ। किसकी कृपा से? ड्यू टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ड्यू टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कृपा से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कृपा प्लांट के ऊपर बहुत सारी है, जिसकी वजह वो लाइफ टाइम आपकी ग्रो करती रहती है। आप प्लांट को काटते जाओ, हर साल प्लांट काटो, फिर से नया हो जाता है, ग्रोथ करता है, उतनी ही हाइट गेन करता है, उतना ही ब्रांचेस बनाता है, नंबर ऑफ द लीव्स बनाता है। तो कंटिन्यूअस प्लांट की जितना एजिंग है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जितने साल भी प्लांट को जीवित रहना है उतने कंटिन्यूअस समय तक उसकी ग्रोथ होती जाएगी। ड्यू द रीजन इज प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बट ऑर्गेनिज्म में सॉरी नॉट ऑर्गेनिज्म, इन एनिमल, एनिमल में ऐसा नहीं है। एनिमल में ग्रोथ ये कंसेप्ट एक पर्टिकुलर एज तक अफेक्ट करता है। पर्टिकुलर एज के बाद उसकी जो एक्सटर्नल ग्रोथ है और इंटरनल ग्रोथ है वो दोनों स्टॉप हो जाती है। देन क्या उसकी बॉडी में लाइफ टाइम कोई माइटोसिस नहीं होता। हमने तो बोला था कि माइटोसिस प्रोसेस लाइफ टाइम चलती रहती है। हाँ भाई, माइटोसिस प्रोसेस लाइफ टाइम चलती रहती है, तो ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि एक पर्टिकुलर एज के बाद माइटोसिस जो हो रहा है वो ग्रोथ के लिए नहीं होता बेटा। एक पर्टिकुलर एज के बाद माइटोसिस जो हो रहा है वो आपकी जो वॉर्न आउट सेल है, जो टॉर्न आउट ऑर्गन है बॉडी के अंदर के, उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए किया जाता है। मीन्स इन शॉर्ट, आफ्टर द सम पर्टिकुलर एज द माइटोसिस ऑकर्स ओनली फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द सेल। और ग्रोथ जो हो रही है वो सिर्फ आपकी टोन आउट जो सेल्स है, बोन आउट जो सेल्स है, उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए आपकी हो रही है। सो दिस इज अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। में इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे याद क्या रखना है? प्लांट बॉडी में ग्रोथ लाइफ टाइम होती है ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एनिमल बॉडी में वो पर्टिकुलर समय तक होती है, एनिमल बॉडी में पर्टिकुलर समय तक होती है। देन नेक्स्ट
मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के तो बहुत सारे आपके सब पार्ट हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म आर ऑल केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन बॉडी। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ऑल दैट केमिकल रिएक्शंस वी कॉल द मेटाबॉलिज्म। ऑल दैट केमिकल रिएक्शंस वी कॉल द मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे रिप्रोडक्शन को यहाँ पे मैंने मेटाबॉलिज्म के अंदर लिखा क्योंकि यहाँ पे भी कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, हालांकि हम उसको अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं। सो मेटाबॉलिज्म दो टाइप के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस आएगी बेटा। एक तो होगी ये बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इसको मैंने तोड़ दिया तो मेटाबॉलिज्म होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। और ये छोटे 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 मॉलिक्यूल्स हैं, उसको मैंने जोड़ दिया तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो ये केमिकल रिएक्शन होगी। तो जो तोड़ने वाली रिएक्शन है ना, बड़ा मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटी रिएक्शन मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना, उसे कहा जाता है कैटाबोलिज्म। उसे कहा जाता है कैटाबोलिज्म। एंड छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाना, दैट वी कॉल्ड एनाबोलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म कितने टाइप के हैं? मेटाबॉलिज्म हमारे पास दो टाइप के हैं। एक कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म के अंदर हम बिगर मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। द एग्जांपल इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कैटाबोलिज्म एग्जांपल क्या है बेटा? रेस्पिरेशन प्रोसेस। और रेस्पिरेशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एटीपी को जनरेट किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को अलग अलग कर दिया जाता है। तो दैट दिस इज द कैटाबोलिज्म रिएक्शन। एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म प्लांट बॉडी में होती है। कौन सी होती है? कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके बड़ा सा एक मॉलिक्यूल बनाया जाता है। रिएक्शन कौन सी बेटा? फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन कौन सी है? फोटोसिंथेसिस। सो रेस्पिरेशन इज अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस, ऐसा बोल सकते हैं हम। रेस्पिरेशन में तो तोड़ रहा है, फोटोसिंथेसिस में जोड़ रहा है, मॉलिक्यूल सेम है, एक बड़ा छोटा ही यूज़ किया गया है। ओके, तो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो बॉडी के अंदर कौन सी रिएक्शंस होगी? बॉडी के अंदर या तो कैटाबोलिज्म होगा या तो एनाबोलिज्म होगा, ये दो प्रोसेस होगी। ओके, नाउ रिप्रोडक्शन क्या होता है देखिए। रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ reproduction is the ability of organism to prepare its copy or prepare itself, newly developed itself similarly। ऑर्गेनिज्म की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही दूसरा एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट करता है, अपने जैसा ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है और अपनी ही कॉपी बनाता है। ऑब्वियसली वो कॉपी इतनी एग्जैक्ट नहीं होती, बट मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स उसके कॉपी के साथ मैचअप करते हैं। सो दिस एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म वी कॉल द रिप्रोडक्शन। दिस एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म वी कॉल द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है बेटा? रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट चाहिए, आइदर मेल और फीमेल, दोनों में से कुछ भी होगा तो नए बच्चे पैदा हो जाएंगे। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स चाहिए, मेल भी चाहिए फीमेल भी चाहिए, एंड उनके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से आपके न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं। मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म की बच्चे पैदा करने की जो एबिलिटी है, दैट वी कॉल द रिप्रोडक्शन। बट आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि क्या अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करता तो हम क्या उस ऑर्गेनिज्म को एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवित ऑर्गेनिज्म काउंट नहीं करेंगे? ऐसा कुछ नहीं बेटा। उसका एग्जांपल उन्होंने म्यूल का दिया है। म्यूल क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी। ये हाइब्रिड है। फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी को आपस में इंटरक्रॉस करवाया, आपस में उनकी ब्रीडिंग करवाई और ब्रीडिंग के थ्रू जो डेवलप हुआ दैट इज म्यूल। बट म्यूल के पास म्यूल डेवलप करने की एबिलिटी नहीं, मीन्स वो रिप्रोडक्शन करके नए म्यूल नहीं बना सकता। अगर हमें हर बार म्यूल बनाना होगा तो हमें हर बार फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी को कॉम्बिनेशन करवाना होगा, उनकी ब्रीडिंग करवानी होगी, उनका हाइब्रिडाइजेशन करवाना होगा, है ना। ये किए हैं एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया है। दूसरा है वर्कर हनी बी। वर्कर बी, हनी बी के कॉम के पास 3 टाइप्स के और कैटेगरीज मिलती है। एक तो मिलती है क्वीन बी, ड्रोन एंड वर्कर बी। तो क्वीन बी एंड ड्रोन ये आपस में मैटिंग करके आपका न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं, मीन्स दोनों के पास रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी है। सो व्हाट अबाउट द वर्कर बी? वर्कर बी के पास एबिलिटी नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन करें। एंड बहुत सारे ऐसे ह्यूमन बींग ऑल्सो, ह्यूमन बींग भी एग्जाम्पल दिया है कि ह्यूमन कपल,
बहुत सारे ऐसे ह्यूमन कपल देखने को मिलते हैं बेटा जिनके कोई बच्चे नहीं होते, तो क्या वो लिविंग नहीं है, क्या वो जीवित नहीं है? बहुत सारे जीवित हैं, है ना। वर्कर भी जीवित है, अपना पूरा व्यवस्थित काम चल रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं आ रही लाइफ को स्पेंड करने में। बहुत सारे ऐसे ह्यूमन कपल भी देखने को मिलेंगे जिनके बच्चे नहीं हैं, तो क्या उनकी लाइफ नहीं चल रही, क्या उनका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा रहा है, क्या उनके बॉडी में कोई प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा सब चीज़ें हो रही प्रॉपरली, सब हो रही। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ. Reproduction is not a defining features of life, but it is important for the continuity of the life. It is important for the continuity of the life. Okay. Now आगे बढ़े. होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस क्या होता है? हम अपने जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है बेटा, एटमॉस्फेयर में हमें पता है कि हमारे यहाँ सीज़न होते हैं, 3 सीज़न होते हैं, विंटर है, समर है एंड रेनी सीज़न है, और तीनों सीज़न में टेम्परेचर अलग होगा, ह्यूमिडिटी अलग होगी, विंड स्पीड अलग होगा, मीन्स इन शॉर्ट क्लाइमेट एंड वेदर चेंज होता रहेगा. तो बाहर का क्लाइमेट एंड वेदर एंड बॉडी के अंदर का क्लाइमेट वो डिफरेंट है. बॉडी का टेम्परेचर हमें पता है कि फिक्स है 37 डिग्री सेल्सियस, इनसाइड द बॉडी फिक्स टेम्परेचर है. बाहर का टेम्परेचर कितना भी चला जाए बॉडी में वो टेम्परेचर फिक्स होता है. तो बाहर के टेम्परेचर के साथ बॉडी के इनर टेम्परेचर को मेंटेन करने की जो एबिलिटी है, बॉडी अपना इंटरनल टेम्परेचर चेंज नहीं करता अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन. तो ये जो मेंटेन करने की एबिलिटी है, दैट एबिलिटी वी कॉल द होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस में 2 चीज़ें आती है, एक आती है थर्मो रेगुलेशन जिसमें बॉडी का इनर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, और दूसरा आता है वो मेंटेन किया जाता है. तो होम्योस्टेसिस इन शॉर्ट मेंटेनिंग द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर एज वेल एज पीएच ऑल्सो. ओके. कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस मीन्स हम कितने रिस्पॉन्ड करते हैं हमारी स्टिमुली को. अब स्टिमुली क्या होती है? हमारे पास सेंस ऑर्गन है बेटा, तो स्किन इज द बिगेस्ट सेंस ऑर्गन. तो आपकी स्किन के थ्रू आपको किसी भी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन होता है, जनरली रिलेटेड टू योर हॉट एंड कोल्ड. अगर आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया तो क्या आपको सेंसेशन ही नहीं होगा? आप हाथ लगा ही रहोगे? नहीं, आप तुरंत हाथ पीछे खींचोगे, है ना. तो आप हाथ पीछे खींच रहे हो मतलब आपको उसका सेंसेशन हुआ, एंड दैट सेंसेशन होने की प्रोसेस को बोलते हैं स्टिमुली. दैट सेंसेशन होने की प्रोसेस को बोलते हैं स्टिमुली. एंड हम उसके तरफ जो एक्ट कर रहे हैं, मीन्स आपने गर्म चीज़ को हाथ लगाया और आपने हाथ पीछे खींचा, तो पीछे खींचने की जो एक्शन है बेटा आपकी, उसे कहा जाता है रिस्पॉन्स. उसे कहा जाता है रिस्पॉन्स. तो हमारे पास ह्यूमन बीइंग के पास बहुत अच्छा कॉन्शियसनेस है कि वो आपका जो स्टिमुली के साथ रिस्पॉन्स करते हैं, स्टिमुली के साथ रिस्पॉन्स करते हैं. कोई आपको हर्ट कर रहा है, कोई आपको मार के जा रहा है, तो आप उसके अफेक्ट करते हैं. या तो मार के जा रहा है तो ऐसा ऐसा करेंगे, गाल पे मार दिया तो, या तो फिर क्या करेंगे, सामने वाले को लगा देंगे, जो भी आपके दिमाग में चल रही है चीज़ें है ना, बट आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. तो दैट रिस्पॉन्डिंग एबिलिटी वी कॉल द कॉन्शियसनेस. कौन सी सिस्टम इसके आगे लिए वर्क करती है? कॉन्शियसनेस के लिए हमारी नर्वस सिस्टम वर्क करती है, हमारे न्यूरॉन्स वर्क करते हैं, मोटार न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज ब्रेन तक पहुंचा देते हैं, मोटार न्यूरॉन्स ब्रेन से मैसेज वापस आते हैं कि हमें स्टिमुली को किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन की कैटेगरीज के अंदर आता है. ओके. सो ये कॉन्शियसनेस. व्हाट अबाउट प्लांट? ऑर्गेनिज्म में है, हमको पता है. प्लांट के बारे में क्या? प्लांट के अंदर भी कॉन्शियसनेस होता है, बट प्लांट के पास कुछ ऐसे स्पेशल बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन नहीं होते जैसे ह्यूमन बीइंग के पास है. सेंस ऑर्गन है हमारे पास, 5 सेंस ऑर्गन है, तो हमारे क्लियर कट ऑर्गन दिखाई देते हैं और हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. तो प्लांट के पास ऐसे कोई सोफिस्टिकेटेड, ऐसे कोई क्लियर कट ऑर्गन नहीं होते जिसके थ्रू वो स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करें. बट फिर भी उनकी बॉडी में टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, उनकी बॉडी में लाइट का इफेक्ट होता है. इवन दो आप प्लांट को टच करते हो तो उसका भी इफेक्ट उनकी बॉडी में होता है. उसका एक बेस्ट एग्जांपल है माइमोजा पुडिका. माइमोजा पुडिका, छुई मुई जिसे हम बोलते हैं कि छुई मुई के पत्ते को अगर आपने छू लिया तो वो मुरझा जाते हैं, वो अपने आप को क्लोज कर लेते हैं, है ना. तो ये एक्सप्लेन करता है कि प्लांट के पास भी कॉन्शियसनेस है. और प्लांट का कॉन्शियसनेस किसने एक्सप्लेन किया था बेटा? सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था? जगदीश चंद्र बोस. उन्हें छुई मुई के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके ये एक्सप्लेन किया था कि कॉन्शियसनेस ये थिंग्स प्लांट के पास भी है, बट हालांकि उनके पास इतने सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन नहीं है, तो क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं करते, बट वो रिस्पॉन्ड करते हैं. सो दैट एबिलिटी वी कॉल द कॉन्शियसनेस. अडेप्टेशन. अडेप्टेशन मीन्स ऑर्गेनिज्म चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को किस तरह से रखता है, दैट उसकी रखने की जो एबिलिटी है, दैट वी कॉल द अडेप्टेशन. चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या स्ट्रगल करता है, अपनी बॉडी में क्या चेंजेस लाता है फॉर सर्वाइविंग हिमसेल्फ इन द चेंजेबल इन्वायरमेंट, दैट ऑल चेंजेस वी कॉल द एडेप्टेशन. सो एडेप्टेशन कैसे होंगे? दैट ऑल चेंजेस वी कॉल एडेप्टेशन. एडेप्टेशन कैसे होंगे बेटा? 2 टाइप के एडेप्टेशन देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे. एडेप्टेशन कैसे बेटा? एडेप्टेशन 2 टाइप के मिलेंगे आपको यहाँ पे, शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन एंड लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन.
शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन एंड लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन। शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन छोटे से पीरियड के लिए होते हैं, लिमिटेड पीरियड के लिए होते हैं, है ना, और बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग वहाँ पे दिखते नहीं हैं। दे आर नेवर इनहेरिटेड, और इनहेरिट हो भी जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में तो वेरी लिटिल क्वांटिटी में हो जाते हैं। देयर इज़ अ लिटिल रोल इन इवोल्यूशन। पहले तो वो इनहेरिट नहीं होंगे, बट अगर बाय मिस्टेक इनहेरिट हो भी गए तो इवोल्यूशन में बहुत ही लिटिल रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन में आएंगे आपका हिबर्निएशन, एंड एस्टिवेशन, दैट वी कॉल द विंटर स्लीप एंड समर स्लीप। ओके, लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन लंबे समय तक होते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, एंड दे आर प्ले द बिगेस्ट रोल इन इवोल्यूशन। जो इवोल्यूशन हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म से न्यू डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, तो दैट प्रोसेस वी कॉल्ड इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में एक बिग रोल आपका प्ले करते हैं। एग्जाम्पल क्या आएगा इसमें, क्लॉज टाइप ऑफ बर्ड, और हम एक बोल सकते हैं बिग टाइप ऑफ द बर्ड। जो चोंच होती है आपकी बर्ड्स की, वो डिफरेंट देखने को मिलते हैं डिफरेंट बर्ड्स के अंदर। तो वो जो डिफरेंट है, उनका जो एडाप्टेशन है बीक के बीच का, उनके क्लॉज का, जो उनकी क्लॉज है पैर की डिजिट्स, उसके अंदर जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन है, एंड दीज आर इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, सो एडाप्टेशन कर रहा है ऑर्गेनिज्म, तो ये भी एक उसका लिविंग होने का सबूत है। दूसरा है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज द अनरोल्ड, अनफोल्ड, रिवील। इवोल्यूशन क्या है, अनरोल, अनफोल्ड, रिवील पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिज्म, पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अनरोल, अनफोल्ड, रिवील पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स किसी ऑर्गेनिज्म में चेंजेस होके न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया, और न्यू ऑर्गेनिज्म अपना तादाद बढ़ा रहा है, अपना पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। वैसे देखा जाए तो बोलते हैं कि लिविंग सबसे पहले पानी के अंदर आए बेटा, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले पानी के अंदर ग्रो हुए। तो पानी के अंदर पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, देन उससे थोड़े से इवॉल्व होकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप होते गए, फिर फिशेज बनती गई, फिशेज से फिर एम्फीबिया बनते, कुछ फिशेज आपकी पानी के अंदर भी रहने लगी, पानी के बाहर भी रहने लगी, तो वो एम्फीबिया की तरह एक्ट होने गए। फिर एम्फीबिया को चाहिए हमें कि एम्फीबिया को रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर कंपलसरी होता है, बट कुछ एम्फीबियंस ऐसे थे कि जो आपके ड्राई इन्वायरमेंट में भी रिप्रोडक्शन कर लेते थे, वाटर इज नॉट नेसेसरी फॉर देयर रिप्रोडक्शन को। तो फिर उसको नेक्स्ट कैटेगरी में डाला गया, जैसे आपकी रेप्टाइल्स कैटेगरी में गई, है ना। रेप्टाइल्स से देन आपके बर्ड्स एंड मैमल्स डेवलप हुए। बर्ड्स एंड मैमल्स का डेवलपमेंट रेप्टाइल से हुआ एक्चुअली, रेप्टाइल से बर्ड हुए, बर्ड से मैमल्स हुए। रेप्टाइल से दो कैटेगरी बन गई, कुछ एडाप्टेशन बर्ड के लिए हो गए, कुछ एडाप्टेशन मैमल्स के लिए हो गए, एंड फाइनली मैमल्स की पॉपुलेशन बढ़ती गई, बर्ड्स की पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो क्या वहाँ पे रेप्टाइल नहीं है, खत्म हो गए? तो क्या एम्फीबियंस नहीं है, खत्म हो गए? क्या फिशेस नहीं है, खत्म हो गए? पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व नहीं हुए बेटा, कुछ पर्टिकुलर नंबर, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते गए, और वो जो इवॉल्व ऑर्गेनिज्म हुए, सपोज 100 आपके एम्फीबियंस है, और 100 में से 10 एम्फीबियंस ने चेंजेस कर दिया, इवोल्यूशन हो गया, तो जो 10 एम्फीबियंस है वो आगे रिप्रोडक्शन करेंगे और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे। बाकी के जो 90 एम्फीबियंस है वो तो जैसे के वैसे हैं, वो रिप्रोडक्शन करके नए एम्फीबियंस बनाएंगे, है ना। मीन्स ये यहाँ पे कैटेगरी खत्म नहीं हो रही, यहाँ पे आपकी जो लोअर लेवल खत्म नहीं हो रही है, बस कुछ उसने नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर दिया, इवोल्यूशन कर दिया, एंड वो ऑर्गेनिज्म फाइनली अपना नंबर बढ़ा रहे, अपना पॉपुलेशन बढ़ा रहे, तो वो कंसेप्ट कहलाता है इवोल्यूशन। देन रिपेयर एंड रीजनरेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के पास ये वाला एक नेचर बहुत अच्छा रहता है कि अगर उसकी बॉडी डैमेज हो गई, अगर उसकी टिश्यू डैमेज हो गई, तो वो नया बॉडी ऑर्गन बना सकता है। दैट प्रोसेस वी कॉल्ड रीजनरेशन। नया बॉडी ऑर्गन बनाना मीन्स रीजनरेशन करना, रिपेयर करना मतलब अगर खराब हो गई तो उसकी जगह नया प्रिपेयर करना, उसको रिप्लेस करना, दैट कंडीशन वी कॉल्ड द रिपेयर। तो रिपेयरिंग कर सकता है, रीजनरेशन कर सकता है, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है। नॉन लिविंग थिंग ये सब चीज़ें नहीं कर पाती हैं। एजिंग क्या बोलेंगे हम? एजिंग इज द प्रोग्रेसिव डिटोरिएशंस ऑफ द बॉडी। प्रोग्रेसिव मीन्स कंटिन्यूसली हो रहा है, धीरे धीरे, और डिटोरिएशन मीन्स बॉडी खत्म होती जा रही है, बॉडी का जो लाइफ होता जा रहा है, इन शॉर्ट हम बोलेंगे यहाँ पे लाइफ होता जा रहा है, तो दैट कंडीशन वी कॉल द एजिंग। तो कोई भी लिविंग बीइंग है तो ऑब्वियसली उसकी एजिंग स्टार्ट ही हो जाएगी। कब से स्टार्ट हो जाएगी? बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ। ये कैसे पॉसिबल है? बर्थ के पहले कैसे एजिंग स्टार्ट हो जाएगी? बेटा जाइगोट है, ह्यूमन बींग का एग्जांपल अगर हम लेंगे तो ह्यूमन बींग की बॉडी किससे बनी है? जाइगोट से बनी है।
ओके। सो जाइगोट, पहले दिन जाइगोट डेवलप हो गया, दूसरे दिन उसने क्लीवेज करके 2 सेल स्ट्रक्चर बना दिया, दूसरे दिन उसने क्लीवेज करके 2 सेल स्ट्रक्चर बना दिया, तीसरे दिन उसने स्ट्रक्चर बना दिया, है ना। तो ये जो बॉडी थी वो जो जाइगोट था वो कितने दिन पुराना हो गया? 4 दिन पुराना हो गया, क्योंकि 4 दिन में उसने ग्रोथ तो कर ली बट उसकी एजिंग तो स्टार्ट हो गई ना। 4 दिन पुराना था वो, 4 दिन से ये प्रोसेस चल रही है। एजिंग डेवलपमेंट की प्रोसेस कब से चल रही है? ग्रोथ की प्रोसेस कब से चल रही है? पिछले 4 दिनों से चल रही है। तो बर्थ के पहले, अभी तो बच्चा डेवलप ही नहीं हुआ, अभी तो बच्चा बना ही नहीं है, बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ, तो जन्म से पहले ही उसकी एजिंग स्टार्ट हो जाती है, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके। एंड डेथ, डेथ एक टर्मिनेशन ऑफ लाइफ, हम ये बोल सकते हैं डेथ को, ये डेथ इज द टर्मिनेशन ऑफ लाइफ, मीन्स जहाँ पे लाइफ आपकी एंडिंग में जाती है। जो बर्थ होता है ऑब्वियसली उसका डेथ होता ही है, ऐसी एक कहावत है ना, जो जन्म लेता है वो मरता ही है, कंपल्सरी फॉर दैट। तो डेथ एक प्रोग्रेसिव तो नहीं बोलेंगे हम उसका, डिटोरिएशन भी नहीं बोल सकते हम, क्या बोलेंगे उसका? चेंज ऑफ द बॉडी, नहीं, termination of the functioning of the body, that word is proper, termination of the functioning of the body। एजिंग की जो स्टडी की जाती है बेटा उसको एक प्रॉपर वर्ड है जीरेंटोलॉजी। एजिंग की स्टडी को कहा जाता है जीरेंटोलॉजी, जीरेंटोलॉजी। एंड डेथ की स्टडी को कहा जाता है थैंटोलॉजी, थैंटोलॉजी। एक बार कंफर्म कर लो नाम, थैनेंटोलॉजी, थैनेंटोलॉजी, सॉरी, थैनेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डेथ। ओके। अब डेथ को हम 2 अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। डेथ की डेफिनेशन हम 2 तरह से दे सकते हैं। कैसे कैसे दे सकते हैं डेथ की डेफिनेशन? एक तो डेथ होती है क्लिनिकल डेथ, अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो क्लिनिकल डेथ होती है, और दूसरी होती है बायोलॉजिकल डेथ। एक होती है बायोलॉजिकल डेथ। तो क्या दोनों डेथ अलग अलग होती है? हाँ, दोनों डेथ अलग अलग होती है, दोनों डेथ का टाइम भी अलग अलग होता है। क्लिनिकल डेथ में मींस ऑर्गेनिज्म का ब्रीदिंग स्टॉप हो गया, ऑर्गेनिज्म का हार्ट का वर्किंग फंक्शनिंग करना स्टार्ट हो गया, सॉरी स्टॉप हो गया, देन उसकी बॉडी में मूवमेंट है, डेवलपमेंट है, वो स्टॉप हो गया, तो वो कहलाती है क्लिनिकल डेथ। आपका जो आई ये है, उसकी आई क्या बोलेंगे हम? आई के अंदर के रेटिना है ना, रेटिना ने प्यूपिल, अगर उसने फंक्शनिंग करना बंद कर दिया, अगर वो एक स्टेबल कंडीशन में चला गया, तो ये कहलाती है आपकी क्लिनिकल डेथ। बायोलॉजिकल डेथ में नंबर ऑफ द कंसेप्ट आते हैं उसके। पहले तो बायोलॉजिकल डेथ में एक ऑर्गन, बॉडी का अंदर का एक ऑर्गन डेड होना स्टार्ट हो जाता है, तो एक ऑर्गन डेड होना स्टार्ट हो जाता है, दैट कंडीशन वी कॉल्ड द बायोलॉजिकल डेथ। तो अगर पर्सन की अब भी क्लिनिकल डेथ हुई है जस्ट 1 मिनट पहले, तो बायोलॉजिकल डेथ होने में उसको टाइम लगेगा 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, जो भी आपका पर्टिकुलर ऑर्गन का टाइम पीरियड है लिविंग रहने का आफ्टर द डेथ, वो उतना उसका बायोलॉजिकल, उतने समय के बाद उसकी बायोलॉजिकल डेथ हुई। मीन्स क्लिनिकल डेथ एंड बायोलॉजिकल डेथ में टाइम लगता है। तो बायोलॉजिकल डेथ में क्या होगा? धीरे धीरे लीवर ने फंक्शनिंग करना बंद कर दिया, देन स्टमक ने फंक्शनिंग बंद कर दिया, मसल्स ने फंक्शनिंग करना बंद कर दिया। इसके ऊपर तो एक बहुत बढ़िया सा वर्ड है आपका, जब मसल्स के अंदर एटीपी खत्म हो जाता है तो मसल्स हार्ड हो जाती है बेटा, स्ट्रांग हो जाती है, उसे बोलता है रिगर मॉर्टिस, उसे बोलते हैं रिगर मॉर्टिस। मीन्स डेथ के बाद जो टेम्पररी बॉडी अकड़ जाती है तो मसल्स आपकी मूव नहीं कर पाती है, स्ट्रांग हो जाती है, रिजिड हो जाती है, तो उसे रिगर मॉर्टिस कहते हैं। तो मसल्स डेथ हो गई, देन योर हार्ट डेड हो गया, देन योर टिश्यूज़ डेड हो गई, आपका ब्रेन डेड हो गया, है ना। तो धीरे 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 किडनी डेड हो गई। ये जो डेड होने की क्रिया है या एरिया है वो हम बोलेंगे बायोलॉजिकल डेथ, उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल डेथ। सो दीज आर द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म है, और इस तरह से हम और लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये साबित कर सकते हैं। जैसे कोर्ट में हम साबित करते हैं ना, सबूत देते हैं, वैसे ये सब सबूत है किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग या आइडेंटिफाई करने के लिए, ये सब के सब आपके सबूत है बेटा। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपका डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग। अब लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने देख लिए, तो कितनी कैटेगरीज देखने को मिलती है हमको, उसकी क्या डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ना, उसे हम बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं। सो डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग बीइंग को। ओके, सो देखें डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग क्या है बेटा? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग मीन्स कितने कौन से एरिया में कितने एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी का डाटा है, अब तक हमें 1.7 to 1.8 मिलियंस, है ना, यस मिलियन ऑर्गेनिज्म आपके डेवलप हुए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हुए हैं, डिस्कवर्ड हुए हैं
बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी लिस्ट है। 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ द एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स वर्ड नहीं यूज़ करूँगी मैं, ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए, मीन्स उसमें प्लांट भी है, उसमें एनिमल्स में भी। तो कितने परसेंट प्लांट है और कितने परसेंट एनिमल है वो भी देख लेते हैं। 1.25% 25 मिलियन बोलेंगे हम, 1.25 मिलियन जो है आपके एनिमल्स आइडेंटिफाई हुए हैं एंड 0.55 मिलियंस आपके प्लांट आइडेंटिफाई हुए हैं। प्लांट्स का पता चला है हमें आज तक जो अर्थ सरफेस पे है, ये एनसीईआरटी का डाटा है। ओके, अभी भी बहुत सारे हज़ारों लाखों ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी डिस्कवरी बाकी है, और अगर हम हर साल की बात करेंगे तो इन ईच ईयर देयर अबाउट 1500 न्यू एनिमल्स डिस्कवर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड में नियर अबाउट 1500 न्यू एनिमल्स डिस्कवर्ड होते हैं आपके हर साल में, और उतने ही कुछ क्वांटिटीज़ आपकी प्लांट भी देखने को मिलती है। इंसेक्ट की बहुत सारी वैराइटीज़, मोस्ट ऑफ द जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सभी ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा वैराइटीज़ जो देखने को मिलेगी वो इंसेक्ट की मिलेगी, एंड दैट वैराइटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म वी कॉल द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग बीइंग। डाइवर्सिटी इन फ्लोरा रिलेटेड टू द प्लांट स्पीसीज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन फ्यूना रिलेटेड टू द एनिमल स्पीसीज डाइवर्सिटी, मीन्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एनिमल्स, इतनी सारी वैराइटीज़ आपको देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स आपके डिस्कवर्ड हुए हैं, तो इतने ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना और उनको माइंड में रखना ये तो पॉसिबल नहीं है, इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो हमें कुछ क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा उन सब की स्टडी करने के लिए, उन सबको एक प्रॉपर पैटर्न में रखने के लिए। तो जो क्राइटेरिया बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, पहले तो हम उसको नाम देते हैं। सो नाम देने की प्रोसेस को कहा जाता है नॉमेनक्लेचर। पहले तो नाम दिया जाता है, और नाम कैसा होता है बेटा, अब अगर हम गुड़हल की बात करूँगी, गुड़हल क्या है, हिंदी में हम गुड़हल बोलते हैं उसको, इंग्लिश में हम उसको हिबिस्कस बोलते हैं, देन कुछ एरिया में उसको जासवंती बोलते हैं। तो हर जगह पे एक प्लांट का नाम अलग अलग होगा, हर जगह पे एक एनिमल्स का नाम अलग अलग होगा। अगर मैं अमेरिका में जाके गुड़हल के फूल को, हिबिस्कस को गुड़हल बोलूँगी तो वहाँ पे किसी को समझ में नहीं आया, हालांकि वो पहचानते हैं उसको, बट क्योंकि मैंने नाम अलग लिया और वहाँ पे कुछ और बोला जाता है तो कन्फ्यूजन तो होगा बेटा, है ना, तो कन्फ्यूजन तो होगा। तो साइंटिस्ट जो थे हमारे, उनने टेक्सोनॉमिस्ट, बताती हूँ मैं आगे क्या होता है टेक्सोनॉमिस्ट, उनने क्या बोला कि हमें ऐसी कुछ नाम देने की पद्धति को यूज़ करना होगा कि पूरे दुनिया भर में हम एक ही नाम से उसको आइडेंटिफाई कर सकें, तो उसको नॉमेनक्लेचर के अंदर रखा गया। तो ये दो आपकी पद्धति जो है वो यूज़ की गई है, एक का है IUBN और दूसरा है IUZN। फुल फॉर्म है IUBN का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और यहाँ पे है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ज़ूओलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये दो चीज़ें आपकी डेवलप हो गई। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इनका फुल फॉर्म याद रखना बेटा, IUBN IUZN के ऊपर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ये ब्रांच आपकी प्लांट स्पीसीज को नाम देना स्टार्ट कर दिया, एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ज़ूओलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इस ब्रांच ने एनिमल स्पीसीज को नाम देना स्टार्ट कर दिया। नाम कैसा, जो वर्ल्ड वाइड हो, जो सभी जगह पे एक ही नाम से उसको आइडेंटिफाई किया जाए ऐसा। तो ठीक है भाई, ये तो स्टार्ट कर दिया, पर ये काम किसने किया, ये महान काम किसने किया, नाम देने का। तो जो नाम दिया जाता है, इसके बाद क्लासिफिकेशन भी किया जाता है ना, तो क्लासिफाइड करना ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग बीइंग को नाम देना, ये जो प्रोसेस की जाती है वो टेक्सोनॉमिस्ट के द्वारा की जाती है बेटा, Taxonomy is a branch of biology, is the branch of science in which the organisms detail nomenclature, classification, study of the organism takes place. Means organism की क्राइटेरिया बनाया जाता है एक्चुअली, कि कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे हमें ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करना है, डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई करना है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन में कैसे उनको नाम देना है। तो जो साइंटिस्ट के द्वारा ये वर्क किया जाता है, उन साइंटिस्ट को टेक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है, और जिस वो एनिमल के ऊपर उसको काम किया जाता है उसको टेक्सा कहा जाता है, उसको टेक्सा
टेक्सा कहा जाता है। मीन्स अगर मंकी के ऊपर काम हो रहा है, मंकी का नाम दिया जा रहा है या मंकी को किसी क्लासिफिकेशन के अंदर ऐड किया जा रहा है, तो मंकी क्या हो गया बेटा, यहाँ पे टेक्सा हो गया। मंकी क्या हो गया, टेक्सा हो गया। प्लांट स्पीसीज से कोई उसके ऊपर वर्क हो रहा है तो क्या हो गया, टेक्सा हो गया, टेक्सॉन हो गया, है ना। उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिस्ट। पहले तो उसको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये जो क्लासिफिकेशन करने की प्रोसेस है या उसको नॉमेनक्लेचर करने की प्रोसेस है या टेक्सोनॉमी जो है, टेक्सोनॉमी इस ब्रांच को किसने आइडेंटिफाई किया, टेक्सोनॉमी। कौन ऐसे महान व्यक्ति थे जिनने टेक्सोनॉमी ये साइंस की ब्रांच स्टार्ट की, तो उनका नाम है बेटा कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस, ये नाम याद रखना। कार्लस लीनियस ने सबसे पहले इसे फादर ऑफ द टेक्सोनॉमी कहा जाता है। कार्लस लीनियस को फादर ऑफ द टेक्सोनॉमी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करना स्टार्ट कर दिया था, उन्हें ऑर्गेनिज्म को नॉमेनक्लेचर देना स्टार्ट कर दिया था। तो नॉमेनक्लेचर देना मीन्स नाम देना एंड क्लासिफिकेशन करना ऑर्गेनिज्म का। तो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं, वो आपको अगला लेसन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमें वो देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए हमें क्या क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। कभी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे आपको कैटेगराइज करते हैं, कुछ एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है उनकी कैटेगराइज करने की ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर्स, वो क्लासिफिकेशन के अंदर आती है ना। तो उन सभी क्राइटेरिया की स्टडी करके फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ऐड किया जाता है। ओके, तो टेक्सोनॉमी तो समझ में आ गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को लेना है, उसका नाम देना है ना, और उस ब्रांच को हमने टेक्सोनॉमी बोला। तो क्या उसको क्लासिफिकेशन करने की भी कोई ब्रांच है? हाँ, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की भी एक ब्रांच है बेटा, उसे कहा जाता है सिस्टमैटिक्स। इसे कहा जाता है सिस्टमैटिक्स। सो सिस्टमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच ऑर्गेनिज्म कंपैरेटिव स्टडी इज टेक्स प्लेस देयर। कंपैरेटिव स्टडी में देयर मॉर्फोलॉजिकल कंपैरिजन, एनाटॉमिकल कंपैरिजन, देयर फिजियोलॉजिकल कंपैरिजन, देयर इवोल्यूशनरी कंपैरिजन। इवोल्यूशनरी मीन्स उसकी जो आगे वाली कैटेगरी है, उसकी पीछे वाली कैटेगरी है, उसके साथ कोई लिंक है क्या उसकी, तो ये सब इवोल्यूशनरी ट्रेट, उनके कंपैरिजन, इस बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिज्म की ऑर्डरिंग की जाती है एंड देन उसकी ग्रुपिंग की जाती है। तो दैट सिस्टमैटिक ऑर्डरिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ देयर कंपैरेटिव स्टडी, और कंपैरेटिव क्या बोलेंगे हम, कंपैरेटिव स्टडी बोलेंगे। ओके, तो कंपैरेटिव स्टडी जो की जाती है दैट ब्रांच वी कॉल्ड द सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक्स ये जो टर्म थी सबसे पहले कॉइन की थी, इन्हीं ने की थी कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस ने ही आपकी सिस्टमैटिक टर्म को भी सबसे पहले काउंट किया था, बताया था। तो क्या उनको सिस्टमैटिक्स के फादर भी कहा जाता है? नहीं, बस उन्होंने टर्म को आइडेंटिफाई किया था। देन आपका क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट तब से आपका आया था। तो टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के डेफिनेशंस कभी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछने की पॉसिबिलिटी होती है, इवन दो नीट एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है बेटा टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। एंड फादर ऑफ द टेक्सोनॉमी क्या होता है, कौन है? सो इतनी देर से हम जो टेक्सोनॉमी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम चीज़ों को कैटेगराइज कर रहे हैं, हम चीज़ों को रख रहे हैं, तो क्या उसका कोई कैटेगरी भी है, उसका कोई क्राइटेरिया भी है टेक्सोनॉमी का? हाँ, टेक्सोनॉमी का कुछ क्राइटेरिया भी है। क्या क्राइटेरिया देखते हैं? टेक्सोनॉमिक क्राइटेरिया, क्लासिफिकेशन करने का क्राइटेरिया। टेक्सोनॉमिक क्राइटेरिया, सबसे पहला सबसे बिगेस्ट कंसेप्ट आता है बेटा आपका किंगडम, उसे कहा जाता है किंगडम। सो ये किंगडम कितने तरह के हैं? टोटल 5 तरह के किंगडम में, और फिर बाद में और डिस्कवर्ड हो गया, इसे 6 किंगडम के अंदर आपको क्लासिफिकेशन किया गया। किंगडम इज़ द बिगेस्ट कैटेगरी जिसके अंदर हमने ऑर्गेनिज्म को रखा। किंगडम इज़ द बिगेस्ट कैटेगरी। ये मैं हालांकि आपको नेक्स्ट वाले लेसन में बता दूंगी, बट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर तो भी मैं बता दूँ कि आपका किंगडम क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमल, फंगी। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये आपके किंगडम है। तो इनके अंदर आपका रखेंगे, मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर आते हैं, और फंगी के अंदर और सैप्रोफिटिक फंगीज आती है, मीन्स सैप्रोफिटिक की नेचर रहती है, और सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक फंगस आती है, और एंड प्लांटी में प्लांट्स और एनिमल्स में एनिमलिया कैटेगरी में एनिमल्स आते हैं। तो किंगडम हमारे पास 5 या 6 है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करेंगे। कैसे कैटेगराइज करेंगे? बहुत ही कम कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम उनको कैटेगराइज करेंगे प्लांट और एनिमल्स के अंदर। जैसे हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट ऑटोट्रोपिक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, एक ही जगह स्टेबल है, कांस्टेंट है, वो बॉडी का लोकोमोशन नहीं करते। ये कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स है, उसके बेसिस पे हमने उसको प्लांट कैटेगरीज में रखा है किंगडम, है ना। सो सेकंड आता है आपका फाइलम और डिवीजन। फाइलम एंड डिवीजन। अब क्या कर दिया, किंगडम के अंदर तो बहुत सारे प्लांट आ गए, बहुत सारे एनिमल्स आ गए, सभी के सभी एनिमल्स हैं, सभी के सभी प्लांट आ गए, तो फिर से कन्फ्यूजन हो जाएगा, इतने सारे प्लांट की स्टडी कैसे करेंगे। तो हमने प्लांट को डिवाइड करने के लिए डिवीजन ये वर्ड यूज़ किया है, और एनिमल्स को डिवाइड करने के लिए हमने फाइलम ये वर्ड यूज़ किया। तो फाइलम के अंदर हम फाइलम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वो उसके भी फ्यू
कैरेक्टरिस्टिक्स है, फ्यू ऐसे फीचर्स है जिसके बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे फाइलम को हम डिवाइड करते हैं कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट में। कॉर्डेट के पास वर्टेब्रल कॉलम मींस नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, वो सब कॉर्डेट में आते हैं। जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं, वो सब इनवर्टिब्रेट में आते हैं या नॉन कॉर्डेट में आते हैं। तो ऐसे कुछ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके बेसिस पे हमने उसको फाइलम में डिवाइड किया है। डिवीजन में भी सेम, प्लांट के अंदर भी बहुत छोटा सा ग्रुप है ऐसा जिनके बेसिस पे हमने उसको एज ए डिवीजन के अंदर रखा है। देन नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डर। तो ऑर्डर फिर से सिमिलर जो डिवीजन है, सिमिलर डिवीजन के जो प्लांट्स है उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर रखा। सिमिलर डिवीजन के जो प्लांट है उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर रखा। जैसे अगर मैं यहाँ पे ह्यूमन बीइंग किसी एनिमल की बात कर रही हूँ तो किंगडम आएगा एनिमल, है ना। फाइलम आएगा, सपोज मैं यहाँ पे टाइगर की बात कर रही हूँ तो फाइलम आएगा कॉर्डेट, है ना। ऑर्डर जो आएगी फिलिडी, फिलिडी है ना, एक बार कंफर्म कर लूँ मैं टाइगर की ऑर्डर। नहीं बेटा, फिलिडी तो फैमिली आती है, फिलिडी तो फैमिली है। ऑर्डर आएगी यहाँ पे कार्निवोरा, कार्निवोरा, है ना। देन उसके बाद फैमिली, फैमिली, इसके बाद फैमिली, फैमिली में जो सिमिलर स्पीसीज़ के हैं उनको एक फैमिली के अंदर रखेंगे। जैसे सोलैनम फैमिली है जिसमें ब्रिंजल भी आ जाएंगे, आपके बैगन भी आ जाएंगे, पोटैटो भी आ जाएंगे, है ना। तो उसके अंदर हमने उसको फैमिलीज़ के अंदर रख दिया, सिमिलर स्पीसीज़ वाले को, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले को एक फैमिलीज़ के अंदर रख दिया। यहाँ पे मैं क्लास आइडेंटिफाई करना भूल गई बेटा, ऑर्डर के पहले क्लास भी आ जाएगा ना। जैसे अगर यहाँ पे मैं टाइगर की बात करी हूँ तो टाइगर की क्लास क्या आएगी, मैमल्स क्लास आएगी, मैमेलियन। ओके, सो टेक्सोनॉमी को हमने बोला था, टेक्सोनॉमी इज द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया। ओके, फॉर द स्टडी पर्पज दैट ब्रांच वी कॉल द टेक्सोनॉमी। सो टेक्सोनॉमी को क्लासीफाई करने के लिए कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया दिया गया है क्या? हाँ बेटा, वो क्राइटेरिया हम देखेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ टेक्सोनॉमिक क्राइटेरिया। Taxonomic criteria means arrangement of all the taxon according to their category और category wise हम उसको अरेंज करेंगे। तो उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जहाँ से एक्चुअल डिवीजन स्टार्ट होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसका स्पीसीज, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बेटा स्पीसीज। और उसके जस्ट पहले स्पीसीज क्या होती है, जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ कि आपका मैंगीफेरा इंडिका, देन पैंथेरा लियो एंड सोलैनम ट्यूबरसोम, ये 3 एग्जाम्पल्स है आपके पास। ओके, सो इस तीनों में से मैंगीफेरा, पैंथेरा और सोलैनम ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है। जीनस क्या है? स्पीसीज से हायर कैटेगरी है जिसके अंदर हमने ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया है। स्पीसीज के बाद हम जीनस के बारे में देखेंगे। तो इसकी जो स्पीसीज है, मैंगीफेरा की स्पीसीज है इंडिका, पैंथेरा की स्पीसीज है लियो और सोलैनम की स्पीसीज है ट्यूबरसम। बट इनके अंदर क्या एक ही स्पीसीज आते हैं? नहीं, इस जीनस के अंदर नंबर ऑफ द स्पीसीज आती है। अगर हम सोलैनम की बात करें तो सोलैनम के अंदर ट्यूबरसम के अलावा निग्रम और मैंगोलिया, सॉरी मेलेंगोना, मेलोंगेना, ये भी स्पीसीज आती है। मीन्स सोलैनम ट्यूबरसम, सोलैनम निग्रम एंड सोलैनम मैंगोनेरा। तो सोलैनम जीनस के अंदर 3 स्पीसीज आती है। तो स्पीसीज क्या होगा? ये स्मॉलेस्ट डिवीजन है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर। जब कैटेगराइज करते हैं किसी भी प्लांट या एनिमल को, तो एक जीनस के अंदर नंबर ऑफ द स्पीसीज आपकी आते हैं। एंड स्पीसीज को अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे, मीन्स अगर हम ट्यूबरसम, निग्रम और मेलेंगोना को आपस में देखेंगे तो उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ की जो लेवल है वो हाईएस्ट रहती है इन केस ऑफ स्पीसीज। तो सिमिलैरिटी लेवल हाईएस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। फिर उससे बड़ी कैटेगरी है जीनस, जहाँ पे हमने यहाँ पे मैंगीफेरा, पैंथेरा और सोलैनम की बात की। तो इसके अंदर एक जीनस के अंदर नंबर ऑफ द स्पीसीज इंक्लूड होते हैं और इनको भी हम एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर आप आइडेंटिफाई करते हो। बट जीनस के अंदर स्पीसीज की तुलना में सिमिलैरिटी कम होती है। तो हम यहाँ बोलेंगे लेस सिमिलर देन स्पीसीज, लेस सिमिलर देन स्पीसीज। देन उसके ऊपर वाली कैटेगरी आती है आपकी फैमिली। इसके ऊपर वाली कैटेगरी आती है फैमिली। एक फैमिली के अंदर नंबर ऑफ द जीनस होते हैं बेटा, एक फैमिली के अंदर नंबर ऑफ द जीनस होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 3 जीनस के नाम बताए, तो ऐसे बहुत सारे जीनस एक फैमिली के अंदर आएंगे। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे? लेस सिमिलर देन जीनस,
मीन्स जीनस में अगर एक जीनस के अंदर एक जीनस के अंदर कैरेक्टर्स 4-5 जीनस एक फैमिली के अंदर अगर आ रहे होंगे तो उसमें कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे, बट फैमिलीज़ की बात करेंगे तो उसमें कैरेक्टर्स लेस सिमिलर होंगे, उसके अंदर कैरेक्टर्स लेस सिमिलर होंगे। तो फैमिलीज़ के अंदर क्या होते हैं, जो सिमिलर जीनस है वो आपके फैमिली के अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे यहाँ पे सोलैनम एक एग्जांपल मैंने बताया, सोलैनम के जैसे सिमिलर जीनस कौन से हैं, सोलैनम के जैसा एक सिमिलर है आपका धतूरा, और एक सिमिलर है धतूरा है, और क्या है देख लो मैं जरा नाम बेटा उसका, और आपका है पेंट्यूनिया। तो ये 3 जीनस जो है, पेटूनिया आता है, पेटूनिया। ओके, सो ये 3 जीनस आपके फैमिली के अंदर आ जाएंगे जिसमें कैरेक्टरिस्टिक जेनेरा की तुलना में कम सिमिलर है। देन उसका ऊपर वाला जो कैटेगरी है, फैमिली से बड़ी कैटेगरी ऑर्डर में सिमिलैरिटीज़ फैमिली की तुलना में और कम हो जाएगी, बट एक ऑर्डर के अंदर नंबर ऑफ द फैमिलीज इंक्लूड हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे लेस सिमिलैरिटी देन फैमिली, एंड एक ऑर्डर के अंदर नंबर ऑफ द फैमिलीज आएगी। जैसे अगर हम सोलैनम की जो फैमिली है, इसके इस ऑर्डर को हम बात करते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ द फैमिलीज आएगी। कौन सी सोलैनम की फैमिली है, सोलेनेसी, सोलैनम की फैमिली है सोलेनेसी, और एक फैमिली है कॉन्वोल्वुलिएसी। ये दोनों फैमिली एक ऑर्डर के अंदर आते हैं। कौन सी ऑर्डर है, पॉली नाम नहीं आते बेटा मुझे, देख लो एक बार ऑर्डर का नाम क्या है उसका, पॉलीमोनियालिस। इस ऑर्डर के अंदर आपकी 2 फैमिली आती है, सोलेनेसी भी और कॉन्वोल्वुलिएसी भी फैमिली इसके अंदर आती है, और इसमें लेस सिमिलैरिटीज़ होती हैं। वैसे और आपका एक कैटेगरीज है कार्निवोरा। कार्निवोरा भी एक फैमिली है जिसमें कार्निवोरस एनिमल इंक्लूड होते हैं, और कार्निवोरा फैमिली के अंदर कार्निवोरा फैमिली आपके कार्निवोरा इज़ द ऑर्डर, कंफ्यूज कर दिया, कार्निवोरा इज़ द ऑर्डर बेटा। ओके, तो कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर 2 फैमिली आती है आपकी, एक फिलिडी आती है जो कैट फैमिली है, और एक कैनिडी आती है, हाँ कैनिडी, आई थिंक सो कैटिडी की कैनिडी समथिंग है, लेट मी कैनिडी, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, है ना। तो ये भी फैमिली आपकी कार्निवोरा के अंदर आती है, तो ये कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर आती है। ओके, ऑर्डर से बड़ी कैटेगरी क्या है, क्लास। ऑर्डर से बड़ी कैटेगरी क्या है, क्लास है। मीन्स ऑब्वियसली क्लास के अंदर सिमिलैरिटी ऑर्डर की तुलना में और कम हो जाएगी, लेस सिमिलैरिटी देन ऑर्डर, लेस सिमिलैरिटी देन ऑर्डर। ऑर्डर में जो सिमिलैरिटी देखने को मिल रही थी वो आपकी क्लास के अंदर और कम होती जाएगी, एंड बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस के ऊपर क्लास सिमिलैरिटीज़ कम आएगी। देन क्लास के अंदर कैटेगरीज और सिमिलर ऑर्डर्स आती है, क्लास के अंदर क्या आएगी, सिमिलर ऑर्डर आएगी। मीन सिमिलर स्पीसीज जीनस के अंदर आएगी, सिमिलर जीनस फैमिली के अंदर आएंगे, सिमिलर फैमिली ऑर्डर के अंदर आएगी, सिमिलर ऑर्डर क्लास के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे 2 ऑर्डर में एक एग्जांपल बता रही हूँ, एक आपको कार्निवोरा जो हमने ऑलरेडी बता दिया जिसमें कार्निवोरस एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है, और एक ऑर्डर आती है प्रीमेटा जिसके अंदर गोरिला या चिंपाजी ये बंदर फैमिली आती है ना। सो ये ऑर्डर प्रीमेटा ऑर्डर और कार्निवोरा ऑर्डर भी एक ही क्लास के अंदर रखी गई है। आपकी कौन सी क्लास के अंदर रखी गई, उसे मैमिलिया क्लास के अंदर रखा गया है, मैमिलियन जो क्लास है उसके अंदर आपका रखा है। देन इससे बड़ा वाला जो कैटेगरी है दैट वी कॉल्ड फाइलम एंड डिवीजन। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी क्यों बताए बेटा, यहाँ पे फाइलम ये जो कैटेगरी यूज़ की जाती है फॉर एनिमल, एंड डिवीजन कैटेगरी यूज़ फॉर द प्लांट। तो अगर हमें प्लांट का क्लासिफिकेशन लिखना है तो हमें डिवीजन लिखना होगा, अगर हमें एनिमल का क्लासिफिकेशन लिखना है तो हमें फाइलम लिखना होगा। और इसके अंदर बहुत लेस सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे उसको कोएगुलेट किया है। मीन्स एक फाइलम के अंदर नंबर ऑफ द क्लासेस आएंगे, और एक फाइलम के अंदर नंबर ऑफ द एक डिवीजन के अंदर नंबर ऑफ द क्लासेस आएंगे। तो सपोज अगर मैं डिवीजन की फाइलम की बात कर रही हूँ, तो जैसे पाइसेस फाइलम है आपके इन्वर्टिब्रेट, फाइलम 2 है, कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट है ना। कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट में भी फिर आपके बहुत सारे ये आपके सब फाइलम आते हैं। जैसे वन एग्जांपल आपका पाइसेस है, एम्फीबियन है, बर्ड्स है ना। देन इन्वर्टिब्रेट में आपका मोलस्का, पोरीफेरा, कोलेंटराटा ये फाइलम से आते हैं। और डिवीजन के अंदर फंगी है, अलगी है, ब्रायोफाइट है, टेडोफाइट्स है, एंजियोस्पर्म है, ये उनके डिवीजन आते हैं। तो डिवीजन में और लेस सिमिलैरिटीज़ होती है।
एंड द बिगेस्ट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया इज किंगडम। किंगडम हमारे पास क्या है, पहले तो हमने 5 किंगडम सिस्टम थी जिसमें आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम रखे थे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, यो फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इस किंगडम के बारे में टोटल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको सेकंड लेसन में पढ़ना है बेटा, उस समय तो हम क्लियर कर भी देंगे, बट ये सबसे बड़ी कैटेगरी है। तो किंगडम के अंदर कोई भी चीज़ को कैटेगराइज करना है तो एक पर्टिकुलर उसका क्राइटेरिया है, बहुत ही फ्यू सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे हमने उस किंगडम को क्लासीफाई किया है। मीन्स ऑल फंगस आर प्लेस्ड इन वन फंगी किंगडम, ऑल प्लांट्स आर प्लेस्ड इन प्लांटी किंगडम, ऑल एनिमल्स आइदर दे आर इनवर्टिब्रेट और दे आर वर्टिब्रेट, दे आर प्रेजेंट इन द वन किंगडम दैट इज द एनिमेलिया, है ना। तो किंगडम के अंदर सबसे लेस सिमिलैरिटीज़ होती है, सबसे लेस सिमिलैरिटीज़ होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि सबसे हाईएस्ट सिमिलैरिटीज़ किसके पास होंगी तो वो स्पीसीज़ के पास होंगी, और सबसे लेस सिमिलैरिटी किसके पास होगी तो किंगडम के पास होगी। तो क्राइटेरिया एक्चुअली स्टार्ट होता है फ्रॉम किंगडम। अगर हमें क्लासिफिकेशन लिखने के लिए एग्जाम में आए तो जनरली पूछा जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में तो आता ही आता है, जब आप स्पॉटिंग करते हो तो स्पॉटिंग के दौरान आपको क्लासिफिकेशन भी लिखना रहता है। तो हम स्टार्ट करेंगे किंगडम से, किंगडम, देन फाइलम डिवीजन, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट में आएगा आपका स्पीसीज बेटा, लास्ट में आएगा स्पीसीज। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो इतना नीचे तक कैसे जाएंगे मुझे तो याद नहीं, पर मैं कुछ कुछ बता देती हूँ। स्पीसीज मीन्स पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज मीन्स पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब मेरा नाम शर्मिला है तो मैं स्पीसीज में आ जाऊंगी, ओके। जीनस मीन्स पर्टिकुलर आपका कैटेगरी बोलेंगे हम, जैसे मेरा सरनेम पाटिल है तो पाटिल जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीसीज आ जाएंगे, तो मेरे फैमिली बहुत सारे मेंबर्स आ जाएंगे तो वो जीनस। फैमिली मीन्स आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एसटी, एससी जो हम करवाते हैं तो वो फैमिलीज आ जाएगी। देन ऑर्डर आ जाएगी, ऑर्डर में आपका फिर सब कैटेगरी है ना, फैमिली में सब कैटेगरी आ जाएगी। ऑर्डर में आपकी मेन कैटेगरी आ जाएगी, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। देन क्लास में आ जाएगा आप कौन से कंट्री में रहते हो, इंडिया में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, कौन से एरिया में रहते हो, है ना। जैसे फाइलम एंड डिवीजन है सपोज, क्लास में आ जाएगा आपका कौन से स्टेट में रहते हो वगैरह वगैरह वगैरह। फाइलम में आ जाएगा आप कौन से कंट्री में रहते हो, एंड किंगडम में आ जाएगा कि आप कौन से कॉन्टिनेंट पे रहते हो, है ना। यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, देन एशिया है, तो कौन से कॉन्टिनेंट पे रहते हैं। तो अगर हम इस तरह से भी डिवीजन करते हैं तो एक एग्जाम्पल बताया बेटा मैंने, ये इस तरह से हो सकता है। तो हमें क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म का या प्लांट का या एनिमल का इस तरह से लिखना रहता है, जिसमें स्पीसीज में सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेगी एंड किंगडम में सबसे कम सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेगी। तो क्या क्लासिफिकेशन लिखने का कोई क्राइटेरिया है, या हमें अगर एग्जाम में कभी क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो यह क्या सभी लिखना ज़रूरी नहीं, इसमें से स्पीसीज और जीनस तो हमें जनरली याद हो जाते हैं बहुत सारे इसके, तो हमें याद क्या करना है बेटा, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, किंगडम, फाइलम, ये बीच की 2 चीज़ें आप ओमिट भी कर दोगे, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर एंड क्लास आपको नहीं भी याद सपोज तो कोई दिक्कत नहीं, आप किंगडम, फाइलम, डायरेक्ट फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये जो नॉमेनक्लेचर है इसको हम यूज़ करेंगे, जैसे मैं मेरा नाम यूज़ कर रही हूँ शर्मिला पाटिल, तो मेरा नाम लिखने का मेरा कोई क्राइटेरिया है क्या, है ना। तो हाँ, यहाँ पे आपका किसी एनिमल का नाम लिखना है या किसी प्लांट का नाम लिखना है तो उसका पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है बेटा। कौन सा क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा मैंगनीफेरा इंडिका, मैंगनीफेरा इंडिका किसका नाम है, ये मैंगो का नाम है, मैंगनीफेरा इंडिका, ये मैंगो का बॉटनिकल नेम है। तो यहाँ पे जीनस, मैंगनीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस एंड इंडिका रिप्रेजेंट द स्पीसीज। सो फर्स्ट लेटर ऑफ द व्हेनेवर वी राइट डाउन द बॉटनिकल नेम और जोलॉजिकल नेम हैंड रिटन, जब भी हम हैंड रिटन में लिखेंगे तो उसको लिखने का रूल ये है कि जीनस का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर ऑलवेज स्मॉल, है ना। टाइप फॉर्म में भी यही करना है एंड अंडरलाइन शुड बी देयर, उनके नीचे अंडरलाइन चाहिए। बट मैंगनीफेरा और इंडिका के नीचे हम सिंगल अंडरलाइन नहीं खींच सकते बेटा, आपका जीनस के नीचे अलग अंडरलाइन जाएगी, स्पीसीज के नीचे अलग अंडरलाइन जाएगी। हाँ, ये हैंड रिटन लिखने का रूल है। और अगर आप टाइप फॉर्म में लिख रहे हैं तो टाइप फॉर्म में वहाँ पे इटैलिक फॉन्ट का यूटिलाइजेशन किया जाता है। हालांकि आपका फर्स्ट लेटर यहाँ पे भी कैपिटल आएगा टाइप फॉर्म में एंड यहाँ पे फर्स्ट लेटर स्मॉल ही आएगा। अंडरलाइन इज नॉट नेसेसरी इन टाइप फॉर्म, अंडरलाइन की वजह वहाँ पे इटैलिक फॉन्ट का यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो ये आपका बॉटनिकल और जोलॉजिकल नाम लिखने की एक क्राइटेरिया है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिखने का एक क्राइटेरिया है, और ये आपका क्लासिफिकेशन का एक क्राइटेरिया है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन नियर अबाउट फिनिश होता है। सेकंड पार्ट आपका आता है यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल एड। टेक्सोनॉमिकल एड मीन्स ऐसी कौन सी चीज़ें हमें यूटिलाइज करनी चाहिए किसी भी चीज़ के टेक्सोनॉमी को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए। फर्स्टली टेक्सोनॉमिकल एड होते क्या है और उसकी नीड क्या होती है। टेक्सोनॉमिकल एड ये क्या होते हैं, एक स्टडी पर्पस से
ये एक आपका इक्विपमेंट बोल सकते हैं हम कि एक स्टडी पर्पस से स्पीसीज़ का या टेक्सा का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमें स्टडी करना है तो उसके पर्पस से हम कौन सी मेथड यूटिलाइज करते हैं, उसका कौन सी इक्विपमेंट यूटिलाइज करते हैं, वो सब आपके टेक्सोनॉमिकल एड कहा जाता है। और टेक्सोनॉमिकल एड कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं ये भी पद्धति हम देखेंगे, एंड उसका यूज़ क्या है, मेन पर्पज़ क्या है। अगर हमें किसी प्लांट की स्टडी करनी है तो प्लांट की स्टडी हम दो वे से कर सकते हैं बेटा। या तो हम उसको ड्राइड प्लांट की ब्रांच को सुखा के कमरे में रख के स्टडी कर सकते हैं अगर हमें उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी करनी है तो, या तो फिर हम फील्ड एरिया में जाके स्टडी कर सकते हैं। तो सपोज़ हम किसी जंगल में रह रहे हैं या सपोज़ हम किसी सिटी एरिया में रह रहे हैं, सिटी एरिया में, तो सिटी एरिया में तो आपको बहुत सारी ऐसी वैराइटीज़ रहती है प्लांट की, जंगली वैराइटीज़ रहती है जो आपको हर कहीं नहीं देखने को मिलती। मीन्स आपको उत्तराखंड में जो स्पीसीज़ देखने को मिलेगी वो आपको मध्य प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगी, वो आपको बिहार में या फिर पंजाब में देखने को नहीं मिलेगी, है ना। बट अगर पंजाब के किसी बंदे को अगर आसाम की किसी स्पीसीज़ की स्टडी करनी है तो उसको स्टडी करने के लिए आसाम जाना पड़ेगा। तो ये बहुत मुश्किल वाला काम है, बहुत ही ज़्यादा क्या बोलेंगे हम कि जाना भी मुश्किल है, वहाँ पे स्टडी करना भी मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थकान वाला काम हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या मेथड यूटिलाइज कर सकते हैं जिसके थ्रू ईजी वे में स्टडी कर सकते हैं। अगर आसाम का बंदा है तो वो फील्ड एरिया पे जाके स्टडी कर सकता है, बट फील्ड एरिया पे जाने के लिए उसको ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, तो ज़रूरत पड़ेगी उसको टेक्सोनॉमिक रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी। अगर मैं प्लांट स्पीसीज़ की बात कर रही हूँ तो मुझे नाइफ चाहिए कट करने के लिए, ग्लू चाहिए उसको पेस्ट करने के लिए, कैसे बताती हूँ, है ना। या फिर पेपर चाहिए जिसके ऊपर मुझे पेस्ट करना है। अगर मुझे कुछ खोदना है तो हसिया चाहिए, हसिया को क्या बोलेंगे हम, नहीं पता मुझे हसिया को क्या बोलते हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ये किसके चाहिए, ये टेक्सोनॉमिक रिक्वायरमेंट रहती है। किसके पर्पज़ से होती है, ये आपकी हर्बेरियम के पर्पज़ से होती है, हर्बेरियम बनाने के लिए। अब ये हर्बेरियम होता क्या है, ये टेक्सोनॉमिक एड का ही एक पार्ट है। तो टेक्सोनॉमिक एड पहले तो मुझे बताओ कि कितने टाइप के होते हैं। ये पहले अगर मैं टेक्सोनॉमिक एड बता दूँ तो ज़्यादा प्रॉपर रहेगा, हर्बेरियम वगैरह ही कन्फ्यूज़ हो जाएगा। टेक्सोनॉमिक एड आपके दो टाइप के होते हैं बेटा, डेड एड होते हैं और लिविंग एड होते हैं। डेड एड होते हैं और लिविंग एड होते हैं। डेड एड में आपके मिल जाएंगे हर्बेरियम और म्यूजियम। म्यूजियम की स्पेलिंग चेक कर लो बेटा एक बार, म्यूजियम। ओके, लिविंग एड क्या होते हैं, लिविंग एड या तो होंगे बॉटनिकल गार्डन, ज़ूलॉजिकल पार्क, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, इसी के अंदर आएगा वो। और क्या है, डेड में हमारे पास हर्बेरियम एंड म्यूजियम। हर्बेरियम प्लांट के लिए यूज़ होता है, म्यूजियम एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। अब हर्बेरियम जो मैंने इसके पहले वाला कंसेप्ट बताया था, गलती से मैंने पहले बता दिया, अब मैं उसको फिर से रिपीट करती हूँ। अगर हमें हर्बेरियम बनाना है तो हर्बेरियम क्या होता है बेटा, मैं अगर मुझे किसी पश्चिम बंगाल में जो प्लांट है मिलता है वहाँ पर उसकी स्टडी करना है, या मुझे किसी आसाम के एरिया में जो प्लांट मिलता है उसकी स्टडी करना है, तो मुझे वहाँ फील्ड एरिया पे जाके स्टडी करना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल वाला काम हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। और हो सकता है कि अगर फ्यूचर की जो जनरेशन है, अगर फ्यूचर जनरेशन को अगर पर्टिकुलर प्लांट की स्टडीज़ करनी होगी तो जब तक वो स्पीसीज ही खत्म हो गई उस एरिया में तो और थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, जो मैंने रिक्वायरमेंट बताया आपको, चाकू हो गया, देन आपका पेपर हो गया, ग्लू हो गया, सेलोटेप हो गया, इन सब का यूटिलाइज किया जाता है। इन्हें बोलते हैं हम टेक्सोनॉमिक रिक्वायरमेंट, एड की रिक्वायरमेंट, टेक्सोनॉमिक एड रिक्वायरमेंट। इसकी हेल्प से किसी भी प्लांट का, सपोज ये प्लांट है, इस प्लांट की ब्रांच को, छोटी छोटी ब्रांच को काटा जाता है ना, छोटी ब्रांच को काटा जाता है। जनरली ऐसी ब्रांच लेते हैं जिसमें इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर है ना, और उसको बड़े से किसी पेपर के अंदर, पेपर के बंडल के अंदर या फिर बड़े से मोटी सी बुक के अंदर दबा देते हैं, प्रेस करते हैं, प्रेसिंग करते हैं। प्रेसिंग करने की वजह से वो ड्राइड हो जाती है, सूख जाती है, उसमें से एक्स्ट्रा क्वांटिटी में जितना भी वाटर है बेटा आपका बाहर निकल जाता है। और सूखने के बाद उस ट्विग को हम बोलेंगे, जो प्लांट ट्विग है उसको एक पेपर के ऊपर रखा जाता है, प्लेस किया जाता है, और विद द हेल्प ऑफ ग्लू, विद द हेल्प ऑफ योर सेलोटेप उसको यहाँ पे फिक्स किया जाता है। यहाँ पे सेलोटेप लगा देंगे या ग्लू लगा देंगे, उसके ऊपर फिक्स करेंगे। और उसके साइड में कुछ डाटा लिखा जाता है। क्या क्या डाटा लिखा जाता है कि कौन से पेड़ की पहले तो ब्रांच है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है, देन ये कहाँ से कलेक्ट की गई है। सपोज ये आसाम से कलेक्ट की गई तो आसाम से कौन से एरिया से कलेक्ट की गई है, कितने बजे कलेक्ट, कौन सी तारीख को कलेक्ट की थी, कितने बजे कलेक्ट की थी, और कौन से पर्सन के द्वारा कलेक्ट की गई। तो ऐसी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है ये इसके साइड में
लिखी जाती है एंड ये एक पेपर आपका रखा जाएगा। और इसका एक हम क्या बोलते हैं, इसका एक कैटलॉग बना देते हैं। इसे नंबर ऑफ द पेपर्स आएंगे। सपोज 100 ऑफ द स्पीसीज़ को हमने हर्बेरियम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो 100 ऑफ द स्पीसीज़ की हम एक बुकलेट ही बना सकते हैं। तो एक बुकलेट के फॉर्म में हम उसको 100 स्पीसीज़ की स्टडीज़ को कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रूम के अंदर बहुत सारे शेल्फ बना दिए और उसके अंदर हमने ये कैटलॉग को स्टोर कर दिया। हर्बेरियम रूम कहा जाता है उसको। तो एक हर्बेरियम रूम के अंदर आप हज़ारों स्पीसीज़ के हर्बेरियम को स्टोर कर सकते हैं। तो वो स्टडी क्या हो जाती है, वो स्टडी पर्पज से आसान हो जाती है। जो आपके एजुकेशन ले रहे लोग उनको लिए स्टडी करना आसान हो जाती है। फील्ड एरिया पे जाके तो स्टडी करना थोड़ा मुश्किल वाला काम हो जाता है, या फिर आपका फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी स्टडी के पर्पज से वो इजी हो जाता है। सो दैट वी कॉल द हर्बेरियम। मे बी समटाइम द शॉर्ट नोट आस्क ऑन द हर्बेरियम। हर्बेरियम होता क्या है एंड व्हाट टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन आर प्रेजेंट ऑन द हर्बेरियम शीट। ओके, सो प्लांट की स्पीसीज़ को स्टोर करने के लिए हम हर्बेरियम का यूज़ करते हैं। सो व्हाट अबाउट द एनिमल। एनिमल को म्यूजियम में रखा जाता है। म्यूजियम में कैसे स्टोर करेंगे बेटा, जैसे आपने देखा होगा आपके स्कूलों में अगर बायोलॉजी लैब होगी तो बायोलॉजी लैब के अंदर ऐसे कुछ कांच के फ्लास्क होते, ऐसे कुछ कांच के फ्लास्क होते है ना, और उसके अंदर सपोज ऐसी एक पट्टी रहती है और उसके अंदर आपका मेंढक चिपका दिया। अब मेरे को इतना प्रॉपर ड्रॉ तो नहीं कर पा रही मैं यहाँ पे, है ना, जैसे मेंढक चिपका दिया और उसके अंदर कुछ लिक्विड भरा रहता है, उसके अंदर कुछ लिक्विड भरा रहता है, तो वो लिक्विड होता है फॉर्मेलिन। तो केमिकल की हेल्प से हम ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज़ को वहाँ पे डेड स्पीसीज़ को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं कि जिसकी केमिकल की वजह से उसकी जो बॉडी है सड़ती नहीं है बेटा, उसकी जो टिश्यूज़ है सड़ती नहीं है। तो एक ये कंडीशन में हम उसको स्टोर कर सकते हैं, या तो फिर हम किसी ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन रख सकते हैं। म्यूजियम के अंदर ऑर्गेनिज्म के स्केलेटन देखने को मिलते हैं, या तो फिर आपका किसी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स अगर हमें स्टडी करना है तो ऑर्गेनिज्म के अंदर के इंटरनल बॉडी ऑर्गन को रिमूव किया जाता है। जैसे आपका रैबिट हो गया, देन आपके बर्ड्स हो गए, बर्ड्स की बॉडी में के इंटरनल ऑर्गन को रिमूव किया जाता है और इस बॉडी के अंदर से हॉलो हो गई, फिर वो अंदर उसके अंदर केमिकल फिल किया जाता है एंड केमिकल के द्वारा उसका जो आउटर स्ट्रक्चर है उसको इनर स्ट्रक्चर को स्टफ्ड करके प्रिजर्व किया जाता है। तो उस कैटेगरी को हम बोलते हैं म्यूजियम। तो म्यूजियम के अंदर डेड ऑर्गेनिज्म को लंबे समय तक प्रिजर्व करते हैं फॉर द स्टडी पर्पज व्यू, है ना, स्टोर करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। कौन से है, डेड कैटेगरी है। यहाँ पे प्लांट की भी डेड कैटेगरी है क्योंकि सुखा देंगे तो वो तो डेड ही हो जाएगी, मर ही जाएगी। एंड एनिमल की भी डेड कैटेगरी है। म्यूजियम में आपके स्केलेटन भी रहते हैं, म्यूजियम में आपके डेड ऑर्गेनिज्म को केमिकल के अंदर भी फिलअप करके रखा जाता है। इवन दो आपके कुछ ऑर्गेनिज्म की इंटरनल ऑर्गन रिमूव करके स्टफिंग करके केमिकल का स्टफिंग करके भी उनके वहाँ पे स्टोर किया जाता है। सो लिविंग टेक्सोनॉमिकल एड के अंदर क्या आता है बेटा, बॉटनिकल गार्डन आता है, जोलॉजिकल पार्क आता है और नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज आती हैं। बॉटनिकल गार्डन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया है जो हमने यहाँ पे बना दिया और उस स्पेसिफिक एरिया में हमने बहुत रेयरेस्ट कंडीशन के प्लांट जो है आपको वो बहुत कम जगह पे मिलते हैं और बहुत रेयरेस्ट स्पीसीज उसकी बची कुची है उनको उगा दिया। वैसे ऐसे बहुत सारे प्लांट हमने यहाँ पे उगा दिए। तो उस जंगल नुमा स्ट्रक्चर को जो ह्यूमन के द्वारा प्रिपेयर्ड है, जो आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड गार्डन of a particular species for the study purpose that we call the botanical garden। तो आपके सिटी में कोई भी यूनिवर्सिटी अगर लोकेटेड है तो यूनिवर्सिटी के अंदर जाके देखना, वहाँ आपको डेफिनेटली बॉटनिकल गार्डन देखने को मिलेंगे। इवन दो सम बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी अपना एक खुद का छोटा सा बॉटनिकल गार्डन वो बना ही देते हैं जहाँ पे रेयरेस्ट स्पीसीज़ को रखा जाता है या डिफरेंट स्पीसीज़ को रखा जाता है फॉर द स्टडी पर्पज व्यू। ओके, जोलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, बार्क लिख दिया मैंने, सॉरी बार्क लिख दिया गलती से। जियोलॉजिकल पार्क में एक बाउंड्री बना दी जाती है एंड सेम सिमिलर बाउंड्री के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, एनिमल्स को, जैसे टाइगर को रख दिया, देन आपकी पैंथर को रख दिया, बर्ड्स को रख दिया, हिप्पोपोटामस, राइनोसोर, डियर, इन शॉर्ट हम बोलेंगे उसको चिड़ियाघर, जू, है ना, चिड़ियाघर और जू जहाँ पे हम जंगली जानवरों को देखने जाते हैं। तो इस वाइल्ड एनिमल को एक पर्टिकुलर एरिया में रखा जाता है और उनको प्रोटेक्शन किया जाता है, उनके जो शिकारी है उनसे उनको प्रोटेक्शन मिलता है एंड उनको खाना भी प्रोवाइड किया जाता है। तो मीन्स इन शॉर्ट उसको हम प्रोटेक्टेड करते हैं। तो ये आपका एंटरटेनमेंट पर्पज से भी होता है, यूटिलाइज होता है, एज वेल एज ये आपके स्टडी पर्पज से भी यूटिलाइज होता है। नेशनल पार्क एंड सेंचुरी थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, जूलॉजिकल पार्क का बड़ा कंसेप्ट। इसमें क्या किया जाता है कि जो एनिमल जहाँ पे रह रहा है, मीन्स अगर वो एनिमल जंगल में रह रहा है तो उस जंगल के एरिया को ही पर्टिकुलर बाउंड्री बना दी जाती है, रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है कि उस एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी या उस एरिया में कोई शिकार नहीं की जाएगी। तो उसके थ्रू एनिमल्स का प्रोटेक्शन किया जाता है, एनिमल्स का प्रोटेक्शन किया जाता है इन देयर नेचुरल हैबिटेट दैट वी कॉल द नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज के अंदर भी स्टडी पर्पज के लिए कभी कभी यूटिलाइज किया जाता है, पर जनरली इट इज यूटिलाइज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्यूना मीन्स एनिमल, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। सो दीज आर योर टेक्सोनॉमिकल एड, इसे टेक्सोनॉमिकल एड कहा जाता है।
तो इतने ही हैं टेक्सोनॉमिकल एड, यस अभी तो फिलहाल इतने ही हैं। इसके अलावा एक आपकी एनसीईआरटी में और यूटिलाइजेशन किया गया है, दैट इज़ द कीज़। कीज़ क्या होता है, कीज़ देखते हैं। कीज़ है, देन मोनोग्राफ है, देन मैनुअल है, देन कैटलॉग है। इसके अलावा क्या एरिया आता है आपका, कीज़ है बेटा। कीज़ क्या है, स्कीम फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ईच स्टेटमेंट ऑफ द की इज कॉल्ड लीड। स्कीम फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स मीन्स ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स की लिस्ट जहाँ पे हम जैसे सपोज ऑटोनॉमस टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये प्लांट की कैटेगरी का ये है एग्जांपल है, मीन्स हम बोलेंगे कि ये प्लांट की प्रॉपर्टी है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट की प्रॉपर्टी है, तो ये जो स्टेटमेंट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट, ये जो है ये आपके कीज़ के अंदर आएगी। मीन्स ऐसी स्कीम, ऐसे स्टेटमेंट जो आपके प्लांट और एनिमल को कैटेगराइज करने के लिए यूजफुल होती है। और कीज़ के हर एक स्टेटमेंट को लीड कहा जाता है बेटा, कीज़ के हर एक स्टेटमेंट को लीड कहा जाता है। फाइलम के अंदर एनिमल्स को और प्लांट्स को रखते हैं, मीन्स इन शॉर्ट उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। मोनोग्राफ्स क्या होता है, कॉम्प्रेहेंसिव अकाउंट ऑफ फैमिली एंड जीनस, उनकी जो लोअर कैटेगरी है, ऑर्डर है, क्लास है, जीनस है, फैमिलीज है, इसके एक फैमिली के अंदर रखने के लिए कौन से जीनस के अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये जो स्टेटमेंट है, जो कॉम्प्रेहेंसिव स्टेटमेंट है फैमिली, जीनस, स्पीसीज से रिलेटेड, ये मोनोग्राफ के अंदर आते हैं। मैनुअल के अंदर आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज एरिया कवर्ड बाय कीज, सेम है, मोनोग्राफ एंड मैनुअल नियर अबाउट सेम है। यहाँ पे कीज़ ने जो एरिया कवर किया है, कीज़ ने कौन सा एरिया कवर किया है, कीज़ इन शॉर्ट आपको क्या बता रही है बेटा, कीज़ इन शॉर्ट आपको बता रही है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, कि सपोज कोई ऑर्गेनिज्म अभी न्यूली इन्वेंट हुआ, तो वो जो न्यूली इन्वेंट हुआ ऑर्गेनिज्म, उसकी पहले मॉर्फोलॉजिकल स्टडी की जाएगी, उसके बिहेवियरल स्टडी की जाएगी, और उसके बेसिस पे जो की के पॉइंट है, की जो स्कीम है, उसके बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि उसको कौन से किंगडम में रखना है, उसको कौन से ऑर्डर में रखना है, उसको कौन से फाइलम में या डिवीजन में रखना है। तो ये जो उसके क्राइटेरिया है, हम बोलेंगे उसको, जो क्राइटेरिया है डिस्क्रिप्शन करने का, वो एरिया आपके कीज़ के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, और वो भी आपके मैनुअल के अंदर एक्सप्लेन किया गया। तो नियर अबाउट ये सब एक जैसे ही है, कीज़ हो गया, मोनोग्राफ हो गया, मैनुअल हो गया। कैटलॉग क्या होता है, जो मैंने हर्बेरियम अभी जस्ट बताया आपको, तो हर्बेरियम सपोज मैंने 100 ऑफ द स्पीसीज़ का हर्बेरियम बनाया। अब 100 ऑफ द स्पीसीज़ का हर्बेरियम अगर मैंने किसी अलमारी में रख दिया, और अगर किसी को एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ का स्टडी करना है, तो उसको पूरा हर्बेरियम चेक करना पड़ेगा, दिक्कत जाएगा ना। इतने 100 हर्बेरियम, अगर वो 99 वाले नंबर पे वो रखा है एरिया जो उसको चेक करना है, हर्बेरियम जो उसको चेक करना है, और उसने फर्स्ट वाले से चेक करना स्टार्ट कर दिया, तो वो दिक्कत वाला बात हो जाएगी ना, कि 99 तक पहुंचने तक उसको चेक करना पड़ेगा कि ये वाली स्पीसीज है जो मुझे स्टडी करना है। तो अब क्या किया जाता है, जो आपका बनाया जाता है हर्बेरियम या म्यूजियम के अंदर जो रखा जाता है, उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज किया जाता है। जो भी स्पीसीज होगी उस स्पीसीज के नेम के थ्रू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से उसको अरेंज किया जाता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज करने की जो कैटेगरी है, दैट वी कॉल्ड कैटलॉग। जैसे आपके लाइब्रेरी में भी होता है ना बेटा, लाइब्रेरी में आपको तो पता नहीं कि कौन से अलमारी के अंदर कौन सी किताबें रखी है, मतलब अगर आपको पोइट्री की एक स्पेशल अलमारी होगी, एक नॉवेल की स्पेशल अलमारी होगी, देन नॉवेल में भी एक के नाम से चलने वाले बहुत सारे नॉवेल है, एस के नाम से चलने वाले बहुत सारे नॉवेल है, तो उनको एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया होगा। तो वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने की जो पैटर्न है, दैट वी कॉल्ड कैटलॉग। पब्लिकेशंस क्या होते हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, बट ये इन्फॉर्मेशन क्या स्टेबल है लाइफ टाइम तक नहीं, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो होते रहेंगे, कुछ ना कुछ नए अपडेट्स तो आते रहेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिज्म एडाप्टेशन कर रहा है, चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ। तो कुछ ना कुछ नए इन्वेंशन आते होंगे या कुछ ना कुछ नए चेंजेस होते होंगे, तो दैट न्यूली डेवलप्ड चेंजेस आर पब्लिश्ड किए जाते हैं। तो ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज इज कॉल्ड पब्लिकेशन, या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोरा, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द फ्यूना इज कॉल्ड द पब्लिकेशन। ओके, सो दिस इज अबाउट योर लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हेडिंग है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के अंदर हमने क्या देखा, पहले तो ये देखा कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि डेड है, इसको आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है, उसमें नंबर ऑफ द क्राइटेरिया देखे हमने, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, देन आपका बायोकेमिकल रिएक्शन है, रिप्रोडक्शन है, होम्योस्टेसिस है, सो मेनी थिंग है ना। ये तो हमने अब उसको हमने ये कर दिया, कैटेगराइज कर दिया कि पर्सन लिविंग है, ऑर्गेनिज्म लिविंग है। ओके, अब लिविंग है तो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्टडी करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए हमने उसका क्लासिफिकेशन करने की सोची। तो क्लासिफिकेशन करने की सोचने के लिए हमें तो पहले उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो कैटेगराइज करने के लिए 2 ब्रांच का पहले इन्वेंशन हुआ। एक तो ब्रांच इन्वेंट हुई आपकी टेक्सोनॉमी में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की होल स्टडी की जाती है, वो कहलाता है आपका टेक्सोनॉमी, दैट ब्रांच ऑफ साइंस वी कॉल टेक्सोनॉमी। और दूसरी ब्रांच है सिस्टमेटिक। अब होल स्टडी कर दी ऑर्गेनिज्म की, अब हमें उस ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिकली किसी ना किसी क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर एरिया में रखना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म
दैट वी कॉल सिस्टमेटिक्स। तो एक क्लासिफिकेशन करने का क्राइटेरिया उसके थ्रू सिस्टमेटिक। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या क्या कैटेगरीज लगती है, जिसको हमने बोला था टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, जिसमें हमने किंगडम, फाइलम, डिवीजन, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज इनको रख दिया। तो अब ऑर्गेनिज्म को हमने कैटेगराइज कर दिया, तो अब उसकी स्टडी करना थोड़ा सा और आसान हो गया, है ना, उनका स्टडी करना और आसान हो गया। ठीक है, स्टडी करना तो आसान हो गया, बट क्या हो जाता है कि जब हमें किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना है तो वो तो बहुत दूर दूर लोकेटेड है। सपोज मुझे किसी यूरोपियन कंट्री के ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना है तो मुझे यूरोप जाके स्टडी करना पड़ेगी उस ऑर्गेनिज्म को, तो ये तो मुश्किल वाला काम हो गया। तो अब इस आसान काम को और आसान बनाने के लिए क्या यूज़ किया, फिर टेक्सोनॉमिकल एड आ गए। टेक्सोनॉमिकल एड, अब टेक्सोनॉमिकल एड भी बहुत सारे हैं, तो उसको फिर से कैटेगराइज किया गया डेड एड के अंदर, लिविंग एड के अंदर। और डेड एड के अंदर दो कैटेगरी रखा गई, एक कैटेगरी प्लांट के लिए थी जिसे हर्बेरियम कहा गया, दूसरी कैटेगरी एनिमल के लिए थी जिसे म्यूजियम कहा गया। लिविंग के लिए 3 कैटेगरीज में कर दिया। लिविंग अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है तो बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क एंड बायोलॉजी, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, इसके अंदर हमने उसको कैटेगराइज कर दिया। अब ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना और आसान हो गया, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना आपको और आसान हो गया। मीन्स लिविंग वर्ल्ड को, इतने बड़े लिविंग वर्ल्ड को हमने इतने छोटे से एरिया में यहाँ पे कॉम्प्रेस कर दिया। इतने बड़े लिविंग वर्ल्ड को हमने एक छोटे से एरिया में यहाँ पे कॉम्प्रेस कर दिया। पूरे लेसन के अंदर आपका पूरा लिविंग वर्ल्ड यहाँ पे भर दिया। दिस इज अबाउट योर लिविंग वर्ल्ड। छोटा सा लेसन है पर बहुत लंबा लग रहा है, हमें लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि एक्सप्लेनेशन बढ़ गया, है ना। छोटा सा लेसन है, यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो बहुत ही रेयरेस्ट आते बेटा, क्योंकि इसके जो दूसरे लेसन है, क्यों आपका वेटेज तो यूनिट के ऊपर होता है, तो एक यूनिट के अंदर 3 से 4 लेसन आते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर तो बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। एंड लास्ट ईयर तो ये आपके सिलेबस में से ओमिट भी हो गया था शायद, एक साल मुझे नहीं याद है लास्ट ईयर की कब ओमिट हुआ था, ओमिट भी हो गया था, पर कोई दिक्कत नहीं। अभी नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी स्पीसीज़ के चीज़ पर, जीनस के ऊपर, फैमिली के ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो देख लेना उस समय। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।